नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज से गुप्त डायनेस्टी को देखना है और गुप्त डायनेस्टी के साथ साथ जो पोस्ट गुप्त पीरियड है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। हम हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे थे और हिस्ट्री को रिवाइज करने के इस क्रम में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ पर हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि गुप्त डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो श्रीगुप्त था और इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो विष्णुगुप्त था। इतना हम देख चुके हैं। अब इसके बाद जो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है उसे आप यहाँ देखेंगे और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये गुप्त एम्पायर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। इसे देख लीजिए। गुप्त एम्पायर का जो समय है वो 320 सीई से लेकर 550 तक का है। ये पूरा दौर गुप्त एम्पायर का माना जाता है। और गुप्त जो थे इसमें आप देख लीजिए उनके समय के सिक्के और मूर्तियों का यहाँ पर चित्र बनाया गया है, मतलब ये चित्र दिया गया है। और नीचे जो उस वंश के उस डायनेस्टी के शासक हुए हैं उनके नाम, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम को आप देख रहे हैं, जो मुख्य है उनका देख लीजिए। इसके अलावा समुद्रगुप्त है, इसे जरा जूम कर लीजिए, देखिए समुद्रगुप्त है। इसके बाद रामगुप्त है, इनका क्रम दिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब क्या, विक्रमादित्य की बात हो रही है। इसी क्रम में आगे चलते हैं आप तो कुमारगुप्त का नाम आता है, स्कंदगुप्त है, पुरुगुप्त है, कुमारगुप्त द्वितीय है। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड करके इसमें दिए हुए हैं। और बुद्धगुप्त का नाम आता है। इसके बाद नरसिंहगुप्त है, भानुगुप्त है और अंत में सबसे लास्ट वाला जो है वो विष्णुगुप्त है। इस प्रकार से यहाँ अलग अलग जो रूलर्स इस डायनेस्टी में हुए हैं उसे हम देख रहे हैं। तो पूरा ये जो समय है ये 550 तक का है। और ये जो है ये क्वाइन है, एक सिक्का है जिसमें घोड़े पर सवार एक राजा का चित्र है। आपको बताना ये है कि ये कौन सा राजा है, किस किंग का यहाँ पर जो चित्र है उसको उकेरा गया है। और ये एक मूर्ति है जो कि उस समय की कला और स्थापत्य का परिचय दे रही है। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, गुप्त डायनेस्टी का जो रूल है वो ड्यूरिंग 275 से लेकर 550 एडी तक रहा है। दिस डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश बाय किंग श्रीगुप्त। राजा श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना करते समय वो राजा नहीं रहता है, लेकिन स्थापना करने के बाद वो इस डायनेस्टी का रूलर बन जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है, अराउंड 275 एडी, ये लगभग 275 ईस्वी के आसपास होती है। बट द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट। लेकिन इस डायनेस्टी का जो सबसे पहला पावरफुल रूलर है वो चंद्रगुप्त प्रथम था, हु रूल ड्यूरिंग 390 टू 335 एडी, जिसका कि रूल जो था वो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक का था। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। आप देखेंगे गुप्त डायनेस्टी में कि महाराजाधिराज की जो टाइटल है उसको धारण करने की होड़ लग जाती है। और इस प्रकार की जो उपाधि है उसको एज्यूम करने वाला फर्स्ट रूलर कौन था, ये महाराजाधिराज कहलाने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। इन द, यहां आप देख सकते हैं, इन कंट्रोडिक्शन टू हिज प्रीडेसर्स, ये जो है इसके उपलक्ष्य में धारण करता है। टू शो हिज इंपॉर्टेंस, जो कि इसके महत्व को दर्शाती है। पहले के समय में जो टाइटल्स होती थी वो राजा की महिमा का बखान करती थी, राजा को ऐसा लगता था। हालांकि काम से जो महत्ता है वो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ये टाइटल भी उसकी जो शान और शौकत है उसके सामर्थ्य को दर्शाती है। इसके बाद देख लीजिए, गुप्त संवत वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट ड्यूरिंग 319। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, जो कि गुप्त डायनेस्टी का सबसे पहला प्रतापी शासक था, उसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है। ये चीजें यहाँ पर पता चलती हैं। इसे आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। हिस्टोरियन एवी स्मिथ इन हिज कंपोजिशन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके राइटर का नाम याद रखिएगा, ये है एवी स्मिथ। और इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त का जो समय है ये आगे वाला उसका सक्सेसर है, 335 से लेकर 375 एडी, इसे गुप्त डायनेस्टी का नेपोलियन कहा है। और इसके अलावा नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा है। मतलब ये एवी स्मिथ का कथन है कि जो समुद्रगुप्त था गुप्त डायनेस्टी का, वो इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा प्रतापी था कि वह भारत के नेपोलियन के समान है। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, कुछ कारण रहा होगा। तो कहने का कारण ये है कि यहाँ आप देख लीजिए, फॉर हिज ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, उसकी जो सैन्य अभियान थे, सैन्य विजय उसकी होती थी, मतलब जहां भी हमला बोलता था वहां बड़ी कुशलता से युद्ध करता था और जीत जाता था। तो इस प्रकार के कौशल के कारण इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई। ये कुछ बातें हैं। अब इसके बाद अशोक का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ऑफ इलाहाबाद, वो एसोसिएटेड विद समुद्रगुप्त, यहाँ कहा गया है ना कि द अशोकास पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद एसोसिएटेड विद समुद्रगुप्त 335 टू 375 एडी। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लासिकल गुप्त एज इन एक्सीलेंट संस्कृत रिटन बाय हरिसेन।
ये जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाने जाने वाला अभिलेख है ना, ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है और ये एक्सीलेंट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। मतलब जो संस्कृत भाषा इसकी है वो काफी ज्यादा एक तरह से शानदार है, उत्कृष्ट क्वालिटी की है। और इसमें दोनों ही जो एक तरह से टोन है वो प्राप्त होता है। टोन का मतलब ये है कि ये गद्य में भी है और पद्य में भी है, प्रोज और पोएट्री दोनों ही इसमें दिखाई देते हैं। चंपू काव्य शैली में ये लिखा गया है। अब इसके बाद यहाँ इसका नाम भी लिया गया है, इसको देख लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से इसे जानते हैं। प्रयाग मतलब क्या? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम फिर चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है, तो इसलिए। और देख लीजिए, द इंस्क्रिप्शन इज अ ट्रिब्यूट प्राइजिंग समुद्रगुप्त एंड लिस्ट द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ हिज रीजन इंक्लूडिंग हिज एक्सपेडिशन टू द साउथ। मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप देख रहे हैं, इसमें समुद्रगुप्त के जितने भी सैन्य अभियान या विजय अभियान थे उसका बढ़ा चढ़ाकर ब्यौरा दिया गया है और उसकी जितनी भी अचीवमेंट्स थी उसको इसमें दर्ज किया गया है। उसमें साउथ इंडियन जो पोर्शन है वहां पे भी जो इसने विजय प्राप्त की थी या अभियान किए थे उसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। बिल्ट बाय अशोक, ओरिजिनली इट वाज सिचुएटेड इन द कौशाम्बी which was later established in Allahabad by Akbar. The name of Jahangir and Birbal is also mentioned here. मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया। पहले ये कहाँ था? पहले ये कौशाम्बी में था। इसकी जो एग्जैक्ट सिचुएशन थी वो कौशाम्बी में थी। अकबर के समय में यानी मुगल काल मध्यकालीन दौर में इसे इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया और इसमें जहांगीर और बीरबल का भी नाम मेंशन किया गया है, यानी इसे और आगे बढ़ाया गया। इसमें कुछ और चीजें अपनी ओर से जोड़ी गई। ये सब चीजें आप देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इज एन अशोकन पिलर बट हैज 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक अशोकन पिलर है, लेकिन इसमें 4 डिफरेंट जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राप्त होते हैं। जो पहला है, 4 टोटल है, तो पहला वाला देख लेते हैं। पहला वाला जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। दूसरा वाला जो है वो क्वीन एडिक्ट रिगार्डिंग चैरिटेबल डीड ऑफ अशोकाज वाइफ कारुवाकी, अशोक की जो पत्नी है कारुवाकी, उसके संदर्भ में है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हरिसेन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति वाला अभिलेख है उसकी चर्चा की गई है यहाँ पे, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है और उसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है और जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है और ये विशुद्ध संस्कृत में है और चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। चंपू काव्य शैली का मतलब ये है कि इसमें आपको प्रोज भी मिलेगा और पोएट्री भी मिलेगा। इसके बाद जहांगीर इंस्क्रिप्शन इन पर्सियन, और जहांगीर जो लेख है वो पर्सियन यानी फारसी भाषा में लिखा गया है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें 4 डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। ये कुछ बातें हैं। अब इसके बाद देख लीजिए अनदर नेम ऑफ गुप्त रूलर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकेंड जो था उसका ये गुप्त डायनेस्टी का है। यहाँ पर चंद्रगुप्त शब्द जो है ये मौर्य एम्पायर में पहले बिलोंग करता है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पर जितने हैं वो चंद्रगुप्त, यहाँ पे गुप्त जो है इनकी टाइटल हुआ करती थी। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट और उसके बाद ये चंद्रगुप्त सेकेंड। तो जो चंद्रगुप्त सेकेंड था उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इज फाउंड एज देवगुप्त, इसे देवगुप्त के नाम से भी संबोधित करते थे। इट्स एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम सांची एंड वाकाटक इंस्क्रिप्शन। जो वाकाटक और सांची का अभिलेख है उससे इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन नेम ही इज आल्सो नोन एज देवराज एंड देवर्षि। इन सब के अलावा ये सब जो देवगुप्त और विक्रमादित्य जैसी टाइटल है उनके अलावा इनके लिए यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए 2 और उपाधियां यहाँ देखी जाती हैं। एक तो देवराज है और दूसरा देवर्षि है। इस प्रकार की जो टाइटल है उसको भी ये एज्यूम करते थे। ये खुद काफी विद्वान और काबिल थे और इनके दरबार में विद्वानों का पूरा जमघट लगा रहता था। आगे हम उसे ही देखने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य वाज द फर्स्ट रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ परम भार्गव या परम भागवत। यहाँ पर दोनों ही शब्द मिलते हैं। परम भागवत यहाँ लिखा हुआ है, उसे ही देखिए। ये परम भागवत की उपाधि को धारण करने वाला फर्स्ट रूलर था। अकॉर्डिंग टू मेहरौली इंस्क्रिप्शन द किंग वाज डिवोटेड टू विष्णु एंड सेट अप द पिलर विष्णु फ्लैग। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, मेहरौली का जो इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली का जो साक्ष्य है, उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि भगवान विष्णु का ये उपासक था और ये एक विष्णु ध्वज की स्थापना करता है। और कहाँ पर करता है? तो यहाँ आप देख लीजिए, एज ए स्टैंडर्ड ऑफ दैट गॉड ऑन हिल कॉल्ड विष्णुपद। और मेहरौली का जो आयरन पिलर है, मतलब जो लौह स्तंभ मेहरौली का है, उसमें एक्वायर्ड किया गया है। यहाँ आप देख लीजिए, एक्वायर्ड फ्रॉम मेहरौली इन दिल्ली इज लोकेटेड नियर कुतुब मीनार एट प्रेजेंट। ये मेहरौली से दिल्ली लाया गया है और उसके बाद कुतुब मीनार के पास इसे स्थापित किया गया है। तो इस स्तंभ की खास बात क्या है कि इस पर इस प्रकार का पॉलिश है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा।
इतना पुराना जो लोहे का स्तंभ है ये जंग क्यों नहीं खा रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी पर लोगों को आश्चर्य होता है। इसके बाद देख लीजिए गुप्त रूलर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य वाज नोन एज शक कॉन्क्वेरर। ये शकों के विनाशक के तौर पर देखा जाता है। शक उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे और उसे कुचलने में, मतलब उन्हें कुचलने में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। और देख लीजिए एज ही एलिवेटेड शक पावर बाय डिफीटिंग लास्ट शक किंग रुद्रसिम्हा थर्ड। यहाँ पर रुद्रसिम्हा थर्ड जो है ये शक राजा है और ये अंतिम था। इसको पराजित करने के बाद ये शकों की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और इन्हें बाहर खदेड़ देते हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 5th सेंचुरी। और ऐसा ये कब करते हैं? 5वीं शताब्दी के पहले दशक में करते हैं। जो पहले 10 साल होते हैं उसमें ये काम करते हैं। ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शकारी। शकारी का मतलब क्या? शकों का अरी, अरी मतलब शत्रु, तो शकों का दुश्मन। आफ्टर दिस विक्ट्री, इस प्रकार की विजय के बाद। तो वास्तव में ये एक बड़ी विजय है, शकों को एकदम से बाहर खदेड़ देना और उनके जो लास्ट रूलर है उनका पूरी तरह से अंत कर देना, ये बड़ी बात होती है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये न सिर्फ विद्वान और काबिल व्यक्ति थे, उसके अलावा ये बहुत बड़े योद्धा भी थे, इसीलिए इनको विक्रमादित्य की उपाधि सूट भी करती है। आगे चलते हैं। ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शकारी, ये हमने देख लिया है। ही लॉन्च सिल्वर क्वाइन ऑन दिस ओकेशन, इस उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए। दे वर कॉल्ड रूपिका, जिसे कि रूपिका कहा जाता है, मतलब जो गुप्त पीरियड है या गुप्त रूल है उसमें इसे रूपिका के नाम से संबोधित करते हैं। और जो नवरत्न 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, उनका नाम यहाँ दिया हुआ है, इन्हें देख लीजिए। इसमें सबसे ऊपर जो रखे गए हैं वो कालिदास हैं। इसके बाद जो अगले हैं वो धन्वंतरी है। इनका जो पेशा था, प्रोफेशन था, उसको भी देख लीजिए। कालिदास जो थे वो पोएट थे। इसके बाद जो धन्वंतरी थे वो फिजिशियन थे, ये बहुत बड़े वैद्य थे। वराह मिहिर ये एस्ट्रोनॉमर थे यानी ज्योतिषी थे। अमर सिंह जो थे ये लेक्सिकोग्राफर थे। इसके बाद शंकु जो थे ये यहाँ पे आर्किटेक्ट थे, शंकु के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद छपड़क है, तो छपड़क जो थे ये एस्ट्रोलॉजर थे। इसके बाद अगला जो नाम है वो वर रुचि का है, तो वर रुचि जो थे ये व्याकरणाचार्य थे, ग्रामेरियन थे। इसके बाद वेताल भट्ट ये मैजिशियन थे और अंत में घट कर पर ये डिप्लोमेट थे। इस प्रकार से इनके पेशे थे। इनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा फेमस थे और बाकी जो है वो भी कम फेमस नहीं है। जैसे धन्वंतरी का नाम आप सुनते हैं तो आयुर्वेद के ये सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। इनकी जो जयंती है वो धनतेरस के दिन मनाई जाती है। धनतेरस आप जानते हैं किस दिन पड़ता है? दीपावली से एक दिन पहले। और उसके बाद वराह मिहिर ये एस्ट्रोनॉमर थे यानी खगोल शास्त्री थे। खगोल विज्ञान की काफी अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी थी। और वैसे ही आप इन्हें देख लीजिए, वर रुचि को, ये बहुत बड़े व्याकरण के जानकार थे। और जो छपड़क थे ये ज्योतिषी थे, ज्योतिष के द्वारा ये गणना करके एकदम सटीक जो भविष्यवाणियां हैं वो किया करते थे। और ये जो वेताल भट्ट थे ये मैजिशियन थे यानी जादूगर थे, मतलब ये मांत्रिक और तांत्रिक थे उस समय में। ये हमने देखा। अब यहाँ कुछ और जानकारी है। तो कुमार गुप्त प्रथम के बारे में कहा गया है, इन्होंने महेंद्रादित्य, यहाँ आप देख लीजिए, कुमार गुप्त फर्स्ट महेंद्रादित्य 415 to 455 AD वॉज द इल्डेस्ट सन बॉर्न टू ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी क्या थी? ये पत्नी थी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी और उनका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था कुमार गुप्त। और इसकी जो टाइटल थी वो महेंद्रादित्य थी, ये टाइटल इसकी एज्यूम करता था। द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ हुण टू प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में 455 ईस्वी की ये बात है। उस समय हूणों का पहला आक्रमण भारत पर होता है। हूण जो थे ये बाहरी लुटेरे जैसे थे और ये भारत पर बार बार आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य को अंत में तोड़ देते हैं, कमजोर कर देते हैं। लेकिन इस समय स्कंदगुप्त के समय में ये उनकी एक भी नहीं चल पाती, मतलब स्कंदगुप्त के द्वारा इन्हें पूरी तरह से परास्त किया जाता है। यहाँ आप देख भी रहे हैं, हूण वाज डिफीटेड बैडली बाय हिम, बहुत बुरी तरह से ये इन्हें हराता है, एकदम से बस जान बचा के ये भाग जाते हैं, यही बड़ी बात है। दिस इन्वेशन वाज जस्ट लाइक अ रेड एंड नॉट, यहाँ आप देख लीजिए, एंड नो इंस्टेंट इम्पैक्ट अकर्ड ऑन इंडिया। ये जो इन्वेशन था ये एक रेड की तरह था, एक छापे की तरह था। मतलब हूण इस पर्पज से आए थे कि ये लूटपाट करके चले जाएंगे, इन्हें जरा भी आभास नहीं था कि इतना कड़ा यहाँ पे इन्हें जवाब मिलेगा। और इसके चलते इनका आक्रमण बिखर जाता है और ये भागने के लिए, जान बचा के भागने के लिए विवश हो जाते हैं। स्कंदगुप्त इन्हें खदेड़ देता है और इस वजह से ये भारत में टिक नहीं पाते, और टिक नहीं पाते तो इनका प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो इनका जो प्रभाव था वो बहुत ही नाम मात्र का था। बट दिस इन्वेशन इंटेंसिफाइड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर। लेकिन इसके बाद यह जो आक्रमण होते हैं ये बहुत तेज हो जाते हैं और इसका जो दूरगामी परिणाम है वो ये दिखाई देता है कि गुप्त एम्पायर के टुकड़े होने लगते हैं, उसमें कमजोरी आने लगती है। ये सब हमने देखा। हूण एनेक्स्ड मेनी रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन ट्रांजिशन पीरियड।
जो ट्रांजिशन पीरियड था 5th और 6th सेंचुरी का, उसके बीच में हूणों ने जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है भारत का, उसके बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और ऐसा ये तब कर पाए जब स्कंदगुप्त की डेथ हो गई थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद ही ये भारत में कहीं भी पैर रख पाते हैं, अदरवाइज स्कंदगुप्त इन्हें बाहर ही खदेड़ देता है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे श्रीगुप्त के बारे में देख लीजिए, एकदम शुरुआत से देख रहे हैं, जो इसमें फाउंडेशन रखता है उससे। तो अकॉर्डिंग टू ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन पूना ऑफ प्रभावती, यहाँ पर जो ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन है जो कि पूना में है, प्रभावती वाला, ये प्रभावती गुप्त का है, इसे आप देख रहे हैं। और इसी क्रम में आगे देख लीजिए, श्रीगुप्त इज कॉल्ड अधिराज, इसे आदिराज या अधिराज के नाम से जाना जाता था, जो कि गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। एंड हैज आल्सो बीन कंसीडर्ड एज आदि पुरुष, और इसने अपने आप को आदि पुरुष के तौर पर भी बताया है, इसे कंसीडर किया जाता है। देयरफॉर श्रीगुप्त वाज द क्रेडिट, माफ कीजिएगा, श्रीगुप्त हैज द क्रेडिट फॉर इस्टेब्लिशिंग द गुप्त डायनेस्टी, और यही कारण है कि यहाँ श्रीगुप्त को गुप्त डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है। मतलब इसने अपने आप को सबसे शुरुआती वाला दिखाने का प्रयास किया, और इसी के चलते यहाँ पर ये इस प्रकार की जो टाइटल्स है उन्हें एज्यूम करता है। और देख लीजिए, श्रीगुप्त एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज, इसने महाराज की टाइटल को एज्यूम किया था। और आगे आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो महाराजा धीराज की टाइटल को एज्यूम करता है। तो इस प्रकार से अपनी महिमा का मंडन करते हैं। और उसके बाद विक्रमादित्य के समय में जो महेंद्रादित्य की उपाधि है, विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त सेकंड धारण करते हैं, और उनका जो बेटा है वो महेंद्रादित्य की टाइटल एज्यूम करता है। तो इस प्रकार की टाइटल को अपने यहाँ होल्ड करने का रिवाज था। ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो श्रीगुप्त को आपने देखा, ताम्रपत्र जो इंस्क्रिप्शन है उससे इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। ये प्रभावती गुप्त का है। इसके बाद घटोत्कच को देख लीजिए। ये घटोत्कच भीम का बेटा नहीं है, ये श्रीगुप्त का सक्सेसर था। और घटोत्कच जो था ये एज्यूम करता था टाइटल महाराज की, मतलब ये भी महाराज की ही टाइटल से संतुष्ट रहता था। श्रीगुप्त एंड घटोत्कच गुप्त, इसका नाम घटोत्कच है लेकिन साथ में ये गुप्त जुड़ा हुआ है जो कि इसकी डायनेस्टी को इंडिकेट कर रहा है। हैव नॉट बीन कंसीडर्ड टू बी द फुल इंडिपेंडेंट रूलर एज बोथ ऑफ देम हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराज एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स had also received the title of Maharaj at the same time, and the title of full independent rulers was used to be Maharaja-dhiraj। यहाँ ये कहने का प्रयास किया गया है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों ही यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाता कि ये स्वतंत्र शासक के तौर पर रहे होंगे, तभी ये महाराज की टाइटल को धारण करते थे। महाराज की उपाधि वैसे तो ये काफी सम्मान सूचक उपाधि है, महाराज मतलब क्या, राजा, लेकिन यहाँ पर ये जो समय चल रहा था इस टाइम पीरियड में महाराज की टाइटल वो लोग धारण करते थे जो किसी के अधीन रहकर शासन करते थे, मतलब वो सामंत की तरह होते थे, राजा नहीं होते थे। तो जो स्वतंत्र राजा होता था, जो प्रभुत्वशाली राजा होता था, वो महाराजा धीराज की टाइटल को एज्यूम करता था। तो यहाँ पर दोनों ने ही, श्रीगुप्त और उसके उत्तराधिकारी दोनों ने ही जो महाराज की टाइटल है उसी को एज्यूम किया था, इसे आप देख रहे हैं। और उसके बाद महाराजा धीराज यानी एक पूरे इंडिपेंडेंट रूलर की जो पदवी है वो कौन धारण करता है, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सबसे पहले एज्यूम की जाती है। फॉर दिस रीजन चंद्रगुप्त फर्स्ट इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर या गुप्त डायनेस्टी। तो इसीलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट को यहाँ गुप्त डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहा जाता है। एक्चुअल फाउंडर कोई दूसरा था, वो श्रीगुप्त था, लेकिन वो सिर्फ महाराज था, उसकी जो महिमा थी वो कम थी। और यहाँ इसकी जो उपाधि है वो महाराजा धीराज है, इसका मतलब ये संपूर्ण रूप से राजा था। इसे हमने देखा। अब आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट को देख लीजिए जिसकी हम इतनी देर से तारीफ कर रहे थे। 319 एडी से लेकर 334 एडी तक इसका समय है। He was considered the actual founder of Gupta dynasty. He assumed the title of Maharaja Dhiraj in Gupta dynasty. ये सब चीजें हमने पीछे देखी है। अब इसके बाद देखिए, in the Gupta dynasty he was the first ruler to run gold coin. गुप्त डायनेस्टी में ये पहला रूलर था, गुप्त डायनेस्टी में, ऐसे पूरे भारत में नहीं, जिसने कि गोल्ड कॉइन्स को चलाया था, मतलब चलाने का काम किया था। It was चंद्रगुप्त फर्स्ट who established the गुप्त era. और इसके अलावा चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था। वैसे ही आप विक्रमादित्य को देख रहे हैं, उनका विवाह ध्रुव देवी के साथ हुआ था। तो इस प्रकार की महिलाएं उस समय होती थी। ये है कुमार देवी, ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो इतना हमने देखा। अब इसके बाद समुद्रगुप्त को देख लीजिए जिसने हूणों को बाहर खदेड़ दिया था, माफ कीजिएगा, स्कंदगुप्त ने हूणों को बाहर खदेड़ा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल था। तो इस डायनेस्टी में, जो गुप्त डायनेस्टी है, इसमें कुछ रूलर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुए हैं, मतलब उनका जो इतिहास है वो काफी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके बाद आप समुद्रगुप्त को देखिए, स्कंदगुप्त को देखिए, या चंद्रगुप्त द्वितीय को देखिए, विक्रमादित्य को,
वो भी बहुत ज्यादा प्रतापी और उतने ही योग्य और विद्वान पुरुष थे। मतलब सर्वगुण संपन्न जिसको कहा जाता है, वो सारे जितनी भी क्वालिटीज हैं वो उनके अंदर पाई जाती थी। तो एक एक करके देखते हैं। पहले समुद्रगुप्त को देखते हैं। 335 से लेकर 380 एडी तक उनका समय है। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा जाता है। वी स्मिथ इन्हें कहते हैं, वी आर स्मिथ कहते हैं क्योंकि वी ए स्मिथ कहते हैं क्योंकि विंसेंट आर्थर स्मिथ इनका पूरा नाम है। और इन्होंने अपनी जो किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इस प्रकार के वर्ड का या उपमा का यूज किया है। इसके अलावा इसकी जो टाइटल्स थी उसमें आप देख रहे हैं महापराक्रमांक, ये एक टाइटल है। और इसके अलावा अपराधिरथ और इसके अलावा व्याघ्र पराक्रम, ये सब टाइटल हैं जो कि अलग अलग समय पर ये एज्यूम करता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है, इसीलिए नीचे इसकी जो विक्ट्री कैंपेन है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट फेजेस, इसमें जो फेजेस हैं वो कितने हैं? 5 हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। फर्स्ट फेज जो है उसमें क्या होता है, इसमें 9 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग अहिछत्र, चंपावती, चंपावती मतलब चंपा, अंग देश की राजधानी, इसके अलावा विदिशा, ये वाले जो क्षेत्र हैं, मतलब कुल मिलाकर 9 स्टेट जो नॉर्थ इंडिया की थी उस पर ये कॉन्क्वेयर करता है। दिस आर्यावर्त स्टेट इज कॉल्ड प्रभावोद्वर्ण, ये शब्द जो है इनके लिए यूज किया जाता था। तो ये पहला फेज था इसके कैंपेन का, मतलब विक्ट्री कैंपेन का। इसके बाद जो सेकेंड वाला फेज है उसको देख लीजिए। इसमें जो विक्ट्री थी वो पंजाब और जो बॉर्डर स्टेट थी आसपास की और नेपाल, यहां पर होती है। मतलब ये अपनी जो जीत है उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। इसके बाद जो फेज थर्ड है, थर्ड वाला फेज है, उसमें विक्ट्री ओवर यहां आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, विक्ट्री ओवर विंध्य क्षेत्र, जो विंध्याचल का आसपास का पर्वतमाला वाला इलाका है, वहां पर ये विक्ट्री अपनी प्राप्त करता है। जो फेज फोर्थ है उसमें ये कॉन्क्वेयर करता है टोटल 12 स्टेट्स इंक्लूडिंग पल्लव, कौशल, इसके अलावा कोतूर और महाकंटर, ये सब जो क्षेत्र है उनके नाम दिया हुआ है और जो राज्य है उनके नाम है। इसके अलावा कांची है, वेंगी है, इस प्रकार के जो दक्षिण वाले राज्य हैं उस पर अपना अधिकार जमाता है। और भी है, यहाँ ईटीसी लिखा है, यानी टोटल इनकी संख्या 12 है। द विक्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इज कॉल्ड धर्म विजय, और साउथ इंडिया में जो इस प्रकार की जीत ये दर्ज करता है वो धर्म विजय कहलाती है। यहां तक हमने देखा। और इसके बाद जो फिफ्थ फेज है इसमें विक्ट्री ओवर सम फॉरेन स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन पार्ट है और कुछ जो फॉरेन स्टेट्स हैं वहां पर ये विजय प्राप्त करता है, यानी इसकी जो सीमा रेखाएं हैं वो देश से बाहर भी चली जाती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द विक्ट्री कैंपेन अश्वमेध यज्ञ वाज परफॉर्म बाय हिम, जैसे ही इसका विक्ट्री कैंपेन समाप्त होता है, विजय अभियानों को ये समाप्त करता है, तो उसके बाद ये अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करता है। एंड ही आल्सो रिसीव द टाइटल ऑफ अश्वमेध प्रक्रम या अश्वमेध पराक्रम। तो इस प्रकार की जो उच्च उपाधि है उसको ये धारण करता है। अश्वमेध यज्ञ वही राजा करवा सकता था जिसका कि वर्चस्व या जिसका दबदबा सभी आसपास के राजा स्वीकार करते हो, मतलब उसके अधीन रहना मंजूर करते हो, या वो एक बहुत बड़े भूभाग का मालिक हो और उसके अधीन बहुत सारे लोग हों। तो अपनी प्रभुत्ता को दर्शाने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ करता था। ये पहले के समय में पराक्रम दिखाने का तरीका होता था। तो ये पराक्रमी तो निसंदेह था, उसे आप देख भी रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए, समुद्रगुप्त हैज बीन पिक्चर्ड प्लेइंग वीणा ऑन हिज कॉइन्स। समुद्रगुप्त न सिर्फ बहादुर योद्धा था, उसके अलावा इसकी संगीत में भी रुचि थी, और यही कारण है कि सिक्कों पर, जो इसके समय के सिक्के हैं, उस पर इसका वीणा बजाते हुए चित्र जो है दर्शाया गया है, मतलब ये वीणा बजा रहा है। समुद्रगुप्त हैज बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कविराज, और ये कविराज की जो टाइटल है उसको भी एज्यूम करता था। तो हम विक्रमादित्य को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले वाले भी जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर हुए हैं वो हर कला में माहिर दिखाई देते हैं। मतलब युद्ध कौशल भी उनके पास है, विद्वता भी उनके पास है, काव्य कौशल भी उनके पास है, बहुत सारी चीजें उनके पास एक साथ मौजूद है। ये सब हम देख रहे हैं। इसके बाद कुमारगुप्त को देख लीजिए। कुमारगुप्त वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो कुमारगुप्त था ये महेंद्रादित्य की टाइटल को एज्यूम करता था। ये सन था और सक्सेसर था चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी का, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ध्रुव देवी का। टाइटल आप इनकी देख लीजिए, महेंद्रादित्य है, इसके अलावा श्री महेंद्र है, इसके अलावा गुप्त कुल है, गुप्त कुल व्योम ऋषि, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अश्वमेध महेंद्र, इस प्रकार की जो टाइटल है उसको भी ये एज्यूम करता है। ये सब चीजें हम देख रहे हैं। इन द क्वाइंस ऑफ कुमारगुप्त देयर इज अ सिंबल ऑफ पीकॉक। जो कुमारगुप्त के समय के सिक्के हैं उस पर पीकॉक का सिंबल हमें दिखाई देता है, यानी मोर का चिन्ह दिखाई देता है गरुड़ के स्थान पर। इससे पहले के जो सिक्के आपको दिखेंगे उस पर जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, उसका चित्र दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर इसके सिक्कों पर चेंज हो जाता है और पीकॉक का जो सिंबल है वो दिखता है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश अंडर द रूल ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट।
यहाँ पर कुमारगुप्त फर्स्ट जो है इसी के रूल के टाइम पीरियड में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना होती है, ये आपने देखा। और कार्तिकेयस मार्किंग इज फाउंड ऑन क्वाइंस ऑफ कुमारगुप्त। कार्तिकेय के चिन्ह वाले जो सिक्के हैं वो कुमारगुप्त के समय में प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर संकेत आप समझ रहे हैं, संकेत ये है कि ये लोग वैष्णव धर्म से झुक रहे हैं शैव की तरफ, मतलब शैविज्म की तरफ इनका झुकाव बढ़ रहा है। जहां पहले गरुड़ शैली के सिक्के होते थे यानी भगवान विष्णु के सिंबल्स को यूज किया जाता था, अब उसकी जगह शिव जी या उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मोर इस बात का द्योतक है और बाद में कार्तिकेय शैली के जो सिक्के हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण होते हैं कि यहाँ से जो शासक हैं वो शैव मतावलंबी होने लगते हैं, मतलब उस ओर उनका झुकाव होने लगता है। इसके बाद स्कंदगुप्त को देख लीजिए। स्कंदगुप्त की जो टाइटल थी वो कर्मादित्य थी या क्रमादित्य से कहा जाता था, और इसका दूसरा नाम जो है वो देवराय था। ये देवराय के नाम से भी जाना जाता था। द फर्स्ट हून इन्वेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त विच वॉज thwarted by Skandgupta as he was finally victorious by virtue of his valor। मतलब यहाँ पर क्या होता है, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये दोनों ही पावरफुल थे। यहाँ स्कंदगुप्त का जिक्र है। स्कंदगुप्त की जो टाइटल थी वो क्रमादित्य थी और इसका दूसरा नाम देवराय था। इसी के समय में हूणों का पहला आक्रमण भारत पर होता है। वो छापे मार तरीके से युद्ध करते हैं, मतलब रेड टाइप का आक्रमण करते हैं, और इनका दमन करने के लिए स्कंदगुप्त जो है आगे बढ़ता है और इसकी प्रचंड शक्ति के आगे उनकी एक नहीं चलती है, ये उन्हें बाहर खदेड़ देता है। स्कंदगुप्त शिफ्टेड हिज कैपिटल टू अयोध्या, और स्कंदगुप्त ने अपनी कैपिटल को अयोध्या शिफ्ट कर दिया था। ये कुछ चीजें हैं। अब इसके बाद स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी हैं, इसके बाद वाले जो सक्सेसर हैं, उनका नाम आप देख लीजिए। इसमें पुरुगुप्त है, कुमारगुप्त सेकेंड है, बुद्धगुप्त है, इसके अलावा नरसिंहगुप्त है और भानुगुप्त है। तो यहाँ भानुगुप्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे देख लीजिए। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम ईरान इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब ईरान इंस्क्रिप्शन से माफ कीजिएगा एरन इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है, जो एरन अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। भानुगुप्त के समय में ही ये लिखा गया है। और एरन अभिलेख की खास बात क्या है, ये जो इंस्क्रिप्शन है इससे सती प्रथा का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। मतलब इसके सेनापति की जो पत्नी है वो एकाएक सती हो जाती है क्योंकि सेनापति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार का जो जलकर मरने वाला साक्ष्य है वो यहाँ से पहली बार प्राप्त होता है। अब यहाँ देख लीजिए, गोपराज अ फ्रेंड ऑफ भानुगुप्त रिसीव डेथ ऑन द बैटलफील्ड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट हून ऑन बिहाफ ऑफ भानुगुप्त, एंड आफ्टर दैट गोपराज वाइफ डाइड बाई सेल्फ इमुलेशन इन द फायर। मतलब सती प्रैक्टिस जो उस समय प्रचलित थी उसका यह अनुकरण करते हुए सती हो जाती है। ये गोपराज की पत्नी रहती है और कहा जाता है कि गोपराज उस समय भानुगुप्त की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब ये क्या थे, उनके कमांडर थे, और उन्हीं की ये बीवी रहती है। तो अपने पति की आकस्मिक मृत्यु की वजह से उनकी चिता के साथ ये भी जलकर राख हो जाती है। द फर्स्ट आर्किवल एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस इज फाउंड इन द एरन इंस्क्रिप्शन। ये जो एरन इंस्क्रिप्शन है इससे पहली बार जो सती प्रैक्टिस है उसका जो लिखित साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। ये सब चीजें हमने देखी। तो भानुगुप्त का जो शासन है वो सिर्फ इसीलिए खास। इसके बाद विष्णुगुप्त को देख लीजिए जो कि सबसे लास्ट था। यहां आप देख रहे हैं ये थर्ड है, तीसरे नंबर का। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। आफ्टर हिज रूल द गुप्त किंगडम वॉज डिसइंटीग्रेटेड। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के टुकड़े तो पहले से ही होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से वो विभाजित हो जाता है। उसमें जो बिखराव है वो दिखाई देता है। जो अखंड भारत के रूप में भारत को समेटने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था वो धीरे धीरे करके बिखरता रहा, और गुप्त डायनेस्टी के समय में ये थोड़ा सा फिर इकट्ठा होने लगता है। लेकिन जैसे ही इनका पतन होता है वैसे ही भारत के भी टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये हमने देखा। अब इसके बाद रामगुप्त का जो कंट्रोवर्सी है उसको देख लीजिए। रामगुप्त का जो मतलब नाम है यहाँ दिया हुआ है, रामगुप्त नेम एज गुप्त रूलर ड्राइव फ्रॉम टेक्स्ट देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा हर्षचरित और जो काव्य मीमांसा है वहां से इस प्रकार का जो डेरिवेटिव है वो प्राप्त होता है। ही सैट ऑन द थ्रोन आफ्टर समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के बाद थ्रोन पर आसीन होता है। बट ही वॉज कावर्ड रूलर। लेकिन यह बहुत ज्यादा कायर शासक था। समुद्रगुप्त कहाँ इतना ज्यादा प्रतापी था और ये कहाँ उतना ही अधिक डरपोक था। तो ये कावर्ड रूलर था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी के समय में, द एग्रेशन ऑफ शकास इंक्रीजेस। जो शकों का वर्चस्व है, शकों का जो आतंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ड्यू टू विच ही ट्राइड टू रिस्टोर पीस इन द किंगडम बाई हैंडिंग ओवर हिज वाइफ ध्रुव देवी टू स्कंदपति। यहां पर देख लीजिए ये अपनी पत्नी को ही देना चाहता है। किसको? स्कंदपति को, जो कि उसका उस समय का कंटेम्प्रोरी शक रूलर था, यानी समकालीन शक शासक था। बट चंद्रगुप्त सेकेंड, रामगुप्त यंगर ब्रदर, अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड वेंट टू शक कैम्प
और उसके बाद ये क्या करता है, डिस्क्वेस्ट एज अ वुमेन इन अ प्लेस ऑफ ध्रुव देवी एंड किल्ड, यहां आप देख लीजिए, एंड किल्ड शकाधिपति जो कि कंटेम्प्रोरी था शक रूलर। आफ्टर दिस ही आल्सो किल्ड हिज कवर्डली ब्रदर, सैट ऑन द थ्रोन हिमसेल्फ एंड मैरिड ध्रुव देवी। यहां पर जो चीजें हैं वो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या चीज है देख लीजिए। जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है तो उसके बाद यहाँ समुद्रगुप्त के बाद जो सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति है वो रामगुप्त है। ये एक नंबर का कायर और उतना ही ज्यादा बिना दिमाग वाला आदमी रहता है। ये सोचिए अपनी पत्नी को ले जाकर लुटेरों को दे देता है, जो शक रहते हैं उनके हवाले कर देता है कि लो मेरी पत्नी, ये मेरी कीमत है, मतलब पैसे के तौर पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ और बदले में मेरी जान छोड़ो। तो इस प्रकार से काम करता है। और ये बात इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छी नहीं लगती है, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि के साथ बाद में सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। तो ये उसकी मिलिट्री कैंप में जाते हैं। किसकी मिलिट्री कैंप में? जो शकों का कैंप होता है उसमें। और उनके शिविर में जाकर वहां पर शक रूलर जो होते हैं वो ध्रुव देवी के साथ क्या करेंगे, उसके साथ जो जबरदस्ती है वही करेंगे। तो इसलिए वो ध्रुव देवी को जबरदस्ती मजबूर करते हैं कि वो घूंघट वगैरह पहनकर और बढ़िया सज धज कर एक बढ़िया आसन पर बैठी रहे, ताकि वो आने जो शक राजा है उसका स्वागत कर सके। तो ध्रुव देवी के स्थान पर ये खुद जो बढ़िया ओढ़नी है उसको ओढ़ के बैठ जाता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसके बारे में कहा जा रहा है। और वो ध्रुव देवी की का मेकअप वगैरह करके अंदर स्त्री का वेश बना के अपना मुंह ढक के बैठा रहता है। और ऐसे में ये जो शकाधिपति है, मतलब जो समकालीन शासक के तौर पे यहाँ देखे जा रहे हैं शकों के, ये उसे पहचान नहीं पाते और ये उसकी हत्या कर देता है। मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये उसे तुरंत मार डालते हैं, हथियार लेकर गए रहते हैं और वहां से ध्रुव देवी को छुड़ा कर ले आते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये अपने बड़े भाई को भी मार डालते हैं, क्योंकि वो एक नंबर का नालायक आदमी रहता है, और उनकी पत्नी से यानी अपनी भाभी से विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी कथा है। और कहा जाता है कि ध्रुव देवी जो है वो इसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। तो स्वाभाविक है, इतना योग्य पुरुष है तो आसक्त होना स्वाभाविक है ये चीजें। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये चीजें हमने देखी। अब यहां से चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन शुरू होता है। इससे पहले हमने जिस शासक को देखा है उसका नाम क्या था? रामगुप्त था। इसका जो समय था वो एक तरह से काला धब्बा है गुप्त डायनेस्टी पर। अब यहां से हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे, जिसे कि विक्रमादित्य या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसकी ये सब टाइटल है और परम भागवत के नाम से भी जानते थे। इसका जो दूसरा नाम मतलब अदर नेम के तौर पे अगर देखना चाहे तो देवगुप्त है, देवराज है, देवर्षि है या देवश्री है। द गुप्त एम्पायर वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में यानी विक्रमादित्य के समय में गुप्त एम्पायर जो था वो अपने सर्वोच्च शिखर पर था। द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड रेंजेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट। इसके एम्पायर का जो विस्तार है उसको देखिए। ये मतलब ईस्ट में अगर देखा जाए तो बंगाल तक फैला हुआ था और वेस्ट में अगर देखा जाए तो गुजरात तक विस्तृत था। मतलब पूरा लंबा चौड़ा साम्राज्य था। और इसके अलावा उत्तर दक्षिण को अगर आप देखना चाहें तो हिमालय तक ये उत्तर में फैला हुआ था और नर्मदा रिवर की जो वैली है वहां तक ये दक्षिण में फैला हुआ था। इस प्रकार से इसका विस्तार था। काफी बड़ा साम्राज्य इसके समय में था। हालांकि अशोक और चंद्रगुप्त जितना नहीं था लेकिन फिर भी बड़ा था। इसके बाद देख लीजिए चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड क्षत्रप रुद्र सिंह थर्ड। यहां आप देख लीजिए चंद्रगुप्त सेकंड जो था ये शकों का एकदम दुश्मन था। ये जो शक क्षत्रप था रुद्र सिंह सेकंड, उसको माफ कीजिएगा थर्ड, उसे पराजित कर देता है। और इस संदर्भ में ही यूज व्याघ्र स्टाइल सिल्वर कॉइन एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ शकारी। ये सब आपने पीछे देखा है कि ये व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाता है। व्याघ्र शैली के सिक्कों का मतलब क्या है? उस पर व्याघ्र का जो चिन्ह है वो अंकित होता है। ये अपने सामर्थ्य को वहां दर्शाना चाहता है और इस प्रकार से ये शकारी की जो टाइटल है उसको एज्यूम करता है। मतलब ये शकों का पैर भारत से उखाड़ देता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा जा रहा है। तो विदेशियों को इस प्रकार से उनका मुंह कुचलने वाला, उनका जो लालच था उसका सही उत्तर देने वाला ये शासक था। इसे हमने देखा। तो अच्छा हुआ कि इसने अपने भाई को मार डाला। ये देश के हित में था और साम्राज्य के हित में था। इसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि भाई जिंदा रहा होता तो ये शासन कभी नहीं प्राप्त कर सकता था, क्योंकि रामगुप्त इसे सिंहासन पर बैठने ही नहीं देता और भले वो अपने योग्य न रहे, ये अलग चीज है। इसके बाद ही वाज द फर्स्ट रूलर टू रन सिल्वर क्वाइन इन गुप्त पीरियड। ये पहला शासक था जिसने कि चांदी के सिक्के गुप्त काल में चलवाए। ये गुप्त काल की बात की जा रही है। वैसे चांदी के सिक्के कौन पहले चलवाया था ये अलग विषय है। अब इसके बाद देख लीजिए चंद्रगुप्त सेकंड फाउंडेड द विक्रम संवत। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है इसने विक्रम संवत की स्थापना की। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान केम। इसी के समय में जो चाइनीज यात्री है फाहियान वो भारत आता है। देयर वर 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उसमें से पहले कालिदास थे और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के जो विद्वान हैं वो इसके दरबार में रहते थे।
इसके दरबार के जो नौरत्न थे उनकी विशेषता क्या थी? सभी जितने भी व्यक्ति थे सबकी विशेषता अलग अलग थी। आपने कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गजों का नाम सुना होगा, लेकिन वहां जो अष्ट दिग्गज थे वो सब साहित्य से जुड़े हुए थे, लिटरेचर के जानकार थे, उनका संबंध और किसी विधा से नहीं था। लेकिन यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटी है उसके ये लोग स्वामी होते थे, यहाँ के जो नौरत्न होते थे। कोई कवि है तो कोई चित्रकार है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई ज्योतिषी है, कोई जादूगर है, कोई एस्ट्रोनॉमी का जानकार है, इस प्रकार से बहुत सारे, कोई चिकित्सक है। इस जो अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग विद्याएं हैं, उसमें ये माहिर होते थे, ये बड़ी बात है। और देख लीजिए भीतरी पिलर, ये जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है यानी स्तंभ लेख है, ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? भीतरी नामक स्थान से। ये सैदपुर तहसील के अंतर्गत आता है और डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक जिला है, बड़ा जिला है, वाराणसी से सटा हुआ है। और ये जो जिला है इसमें सैदपुर एक तहसील है और उसके अंतर्गत एक धुआर्जुन भीतरी नाम का क्षेत्र है। उसके साथ धुआर्जुन शब्द आप जुड़ा हुआ देखेंगे, सर्च कीजिएगा ना तो धुआर्जुन शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। वो भीतरी के नाम से जाना जाता है। पहले वो जंगली एरिया था, वहां से कोई जाता नहीं था, वहां चोर लुटेरे आदमियों को लूट लेते थे। आजकल वैसा नहीं है, वहां से सड़क गुजर चुकी है और वो शॉर्टकट है बहुत से गांवों में जाने का। तो मतलब जो मेन रोड है उससे छोटा रास्ता वहां से पड़ता है, तो लोग पहले के समय में वो शॉर्टकट लेकर वहां से निकल जाते थे। तो उस इलाके में ये जो भीतरी का पिलर इंस्क्रिप्शन है वो प्राप्त हुआ है। और ये किसका है? ये स्कंदगुप्त का है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि हूणों पर उसने विजय प्राप्त की थी। वही चीज यहाँ दी हुई है, इसे देख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप, द डिस्क्रिप्शन ऑफ वार बिटवीन स्कंदगुप्त एंड हून इज मेंशन इन भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। इट्स नॉट noteworthy that the first Indian invasion of Hun took place during the reign of Skandagupta 455 AD, in which Hunas were badly defeated by Skandagupta। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो हूणों का आक्रमण हुआ था ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, पीछे से ये आप देखते आ रहे हैं। और ये पहला आक्रमण था और असफल रहता है, बहुत बुरी तरह से हूण यहाँ उनके मुंह पर तमाचा लगता है, स्कंदगुप्त लगाता है और उन्हें बाहर खदेड़ देता है। कहते हैं ना कि पीछे लात जमा कर बाहर खदेड़ देना, तो वही होता है यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके का जवाब उन्हें मिलता है। लेकिन बाद वाले जो शासक हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जितने भी रूलर होते हैं वो उतने योग्य नहीं रहते हैं, तो इस वजह से हूणों का यहाँ वर्चस्व बढ़ने लगता है। ये चीजें हैं। अच्छा, और जो भीतरी का स्तंभ लेख है उससे इसी बात की जानकारी प्राप्त होती है, ये चीजें हैं। और देख लीजिए, व्हेन द हून इन्वेशन इंडेड द रोमन एम्पायर इन 3rd century AD, जो 3री शताब्दी ईस्वी का समय है, उस समय रोमन एम्पायर को नष्ट करने का काम ये हूणों ने किया था। उसके बाद द इंडियन मर्चेंट्स रील्ड मोर एंड मोर ऑन द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। और उसके बाद क्या होता है, पहले जो एंशियंट इंडियन टाइम पीरियड था उसमें शुरुआती दौर में रोमन एम्पायर के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे खासे थे, बड़े चढ़े रहते थे, मतलब यहाँ से सामानों का आयात निर्यात होता था। लेकिन हूणों ने क्या किया, इस रोमन एम्पायर को पूरी तरह से 3rd century में समाप्त कर दिया, मतलब इसका पतन कर दिया। तो इसके बाद नया विकल्प खोजना था, तो जो भारतीय व्यापारी थे वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर डिपेंड होने लगे, निर्भर होने लगे, ये चीजें हैं। इसके बाद देख लीजिए तोरमाड़ नाम का जो शासक है, ये लीडर था सेकेंड हूण अटैक का। जो दूसरा हूणों का हमला होता है उसका जो नेतृत्व करने वाला आदमी था वो तोरमाड़ था। और मिहिरकुल was a Central Asian Hun origin who was one of the most important Heptalite emperor। यहाँ पर मिहिरकुल का नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ एक चीज दी गई है कि द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन शोज हिज टेरिटरी विच इंक्लूड ग्वालियर, मतलब यहाँ पर मिहिरकुल के संदर्भ में कहा जा रहा है। एक तो आपने दो जानकारियां इसमें देखी हैं, तोरमाड़ के बारे में देखा जो कि सेकेंड हूण इन्वेशन का लीडर था, और उसके बाद आप मिहिरकुल को देख रहे हैं, यह भी एक हूण था जिसका कि साम्राज्य का विस्तार, यहाँ ग्वालियर अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि ग्वालियर तक ये फैला हुआ था, यानी यम्पी तक फैला था। मिहिरकुल सफर्ड अ डिफीट बाई अलिकारा किंग यशोधर्मन ऑफ मालवा इन 528 AD। यशोधर्मन नाम के जो राजा थे जो कि उस समय मालवा पर रूल कर रहे थे, उसके द्वारा इन्हें पराजय, जो मिहिरकुल है उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो ताम्रलिप्ति पोर्ट है, यहां पर आप देख रहे हैं ना, ताम्रलिप्ति, ये जो पोर्ट है बंगाल वाला, पहले के समय में जो एंशियंट टाइम पीरियड था उसमें दो पोर्ट काफी फेमस थे। एक तो पश्चिम में था भरोच, जिसे कि उस समय भृगु कक्ष के नाम से जानते थे, और जो पूर्व वाला था उसे ताम्रलिप्ति और बाद में तामलुक के नाम से जाना जाने लगा। ये चीजें हैं। तो वाज अ प्रोमिनियंट पोर्ट ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। ये गुप्त पीरियड में काफी प्रोमिनियंट पोर्ट के तौर पर देखा जाता था। फ्रॉम वेयर ट्रेड वाज कंडक्टेड विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा एज वेल एज नॉर्दर्न इंडिया। मतलब यहाँ से कहाँ के लिए ट्रेड होता था गुप्त एम्पायर में, तो उसे बताया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका मतलब श्रीलंका, इसके अलावा जावा, सुमात्रा, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, वहां से व्यापारिक संबंध स्थापित थे।
और वेस्टर्न कोस्ट पे जो बंदरगाह था यानी पोर्ट था वो था भृगुकक्ष, जिसे कि भरोच कहा जाता है। तो ये गुप्त एम्पायर में फ्रॉम वेयर गुप्त रूलर यूज टू ट्रेड विथ वेस्टर्न कंट्रीज, यहां से जो पश्चिमी देश है उनके साथ व्यापार करने के लिए इसे यूज किया जाता था। ये आपने देखा। तो यहां तक हमने गुप्त एम्पायर को काफी हद तक जाना और समझा है। आगे भी इस पर चर्चा अभी जारी रहेगी, क्योंकि अभी इनका जो आर्ट और कल्चर वाला पोर्शन है उसको देखना बाकी है। इन्होंने कौन सा जो आर्किटेक्चर में योगदान दिया है वो भी जानना आवश्यक है। तो वो सब जानकारियां हम प्राप्त करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से इस गुप्त एम्पायर का पतन होता है और उसके बाद बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड गुजरता है जिसमें अलग अलग जो सामंत हैं वो राजा के रूप में सामने आते हैं। तो ये सब चीजें अगले वीडियो लेक्चर में, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।